In the name of Almighty, the most merciful, the most beneficent. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप ये वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। इसको फाइनल अकाउंट्स भी कहते हैं और अभी तक हम इसके पहले हिस्से पे हैं जिसके अंदर एडजस्टमेंट्स जो है ना वो नहीं देखी जाती, हम बगैर एडजस्टमेंट्स के ये देख रहे हैं। अभी तक हमने सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में पढ़ा है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में पढ़ा है। हमने पढ़ा कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, उसमें कैसे क्या क्या आइटम्स आते हैं और उसको कैसे प्रिपेयर करवाते हैं, उसके जो रिजल्ट्स होते हैं वो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस की शक्ल में आते हैं, जिनको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाते हैं। वहाँ आकर हम अपने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट रेवेन्यू जो है उनको लिख के फिर हम लोग उनका नेट रिजल्ट निकालते हैं और नेट रिजल्ट जो होता है वो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस की शक्ल में आता है। ये पहली दो स्टेजेस हैं हमारी फाइनल अकाउंट्स की, जिसमें हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार करते हैं। और जो आखिरी स्टेज इसकी होती है वो बैलेंस शीट है। आखिरी स्टेज बैलेंस शीट है और यही हमारा आज का टॉपिक है। हम बैलेंस शीट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो देखते हैं बैलेंस शीट क्या होती है और कैसे तैयार की जाती है। टॉपिक हमारा है बैलेंस शीट। पहले तो ये देखें कि इसको बैलेंस शीट क्यों कहते हैं। अगर हम इस लफ्ज़ पे गौर करें, ये बैलेंस और इसको अलग कर दें, ये दो लफ्ज़ हैं बैलेंस और शीट, यानी ऐसी शीट जिस पर बैलेंस लिखे हुए होंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि कौन से बैलेंस लिखे हुए होंगे। आपको याद होगा कि हमने शुरू में ये सीखा कि जो ट्रायल बैलेंस होता है उससे हमें ये बैलेंस मिलते होते हैं, बैलेंस ऑफ रेवेन्यू, इसी तरीके से बैलेंसेस ऑफ एक्सपेंसेस, इसी तरीके से बैलेंसेस ऑफ एसेट्स, बैलेंसेस ऑफ लायबिलिटीज़ एंड बैलेंसेस ऑफ कैपिटल या ऑनर इक्विटी। ये बैलेंसेस मिलते हैं। इसमें से जो पहले दो आइटम है रेवेन्यू और एक्सपेंसेस, ये कहाँ चले गए हुए हैं, ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चले गए, ये दोनों वहाँ ट्रीट हो गए। बाकी बच गए एसेट, लायबिलिटीज़ और ऑनर इक्विटी। जो इनके बैलेंस हैं ये कहाँ जाते हैं, ये बैलेंस शीट में जाते हैं। तो बैलेंस शीट एक ऐसी शीट है जिसके अंदर बैलेंस लिखे जाते हैं, लेकिन वो बैलेंस किसके होंगे, वो एसेट, लायबिलिटीज़ और कैपिटल के होंगे। वैसे बैलेंस शीट के अंदर ये तीन चीज़ें आएंगी, एसेट, लायबिलिटीज़ और कैपिटल, लेकिन एसेट, लायबिलिटीज़ और कैपिटल के चूँकि बैलेंसेस वहाँ पे लिखे जाते हैं जो उनके लेजर से आए हुए होते हैं, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट जो है ये हमने पढ़ा था, ये कोई अकाउंट नहीं होता, ये अकाउंट नहीं है। हम इसे नहीं कह सकते कि इसकी कोई डेबिट साइड होती है या क्रेडिट साइड होती है। ये एक स्टेटमेंट हमारे पास है, ये एक शीट है जिसके एक तरफ हमने एसेट्स लिखे हुए होते हैं, एक तरफ हमने लायबिलिटीज़ और ऑनर इक्विटी या कैपिटल लिखा हुआ होता है, और दोनों का इक्वल आना, बैलेंस होना ये ज़रूरी होता है। ये साल के आखिर पर आखिरी दिन तैयार की जाती है। यही इस हमारे जो अकाउंटिंग साइकिल होता है उसकी ये फाइनल स्टेज होती है। हम एट द एंड ऑफ द डे, लास्ट वाले दिन हम ये बनाते हैं। और इसका मकसद क्या होता है, देखिए अभी हमने कहा कि बैलेंस शीट के अंदर जो है वो एक तरफ हम लिखेंगे एसेट्स और दूसरी तरफ जो है वो हम लिखेंगे लायबिलिटीज़ और ऑनर इक्विटी या कैपिटल, ऑनर इक्विटी या कैपिटल। एक साइड पे एसेट आएंगे, एक साइड पे ये दोनों चीज़ें आएंगी। और ये भी हमने कहा कि इन दोनों के जो बैलेंसेस हैं, जो इसका बैलेंस है और जो इसका बैलेंस होगा टोटल, यानी बैलेंस से कंफ्यूज ना हो आप लोग, अब टोटल कह लें, जो इसका टोटल होगा और जो इसका टोटल होगा, ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि एसेट्स जो हैं ये मस्ट बी इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस ऑनर इक्विटी। तो यहाँ से ज़रा याद करें, हमने शुरू के अंदर जो कंसेप्ट सीखे थे उसमें एक इक्वेशन हमने पढ़ी थी, एसेट इज़ इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस ऑनर इक्विटी। हमने इसको क्या कहा था, ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है। इसे हमने क्या कहा था, अकाउंटिंग इक्वेशन। इसका दूसरा नाम आज आप पढ़ लें, इसका नाम है इक्वेशन ऑफ बैलेंस शीट, इक्वेशन ऑफ बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट की भी यही इक्वेशन है। आप किसी भी साइड पे, लेफ़्ट साइड पे एसेट लिख लें, राइट साइड पे लायबिलिटीज़ ऑनर इक्विटी लिख लें, या आप राइट साइड पे एसेट लिख लें और लेफ़्ट साइड पे जो है वो आपने लायबिलिटीज़ और ऑनर इक्विटी लिख सकते होते हैं। दोनों साइड बस इक्वल होने चाहिए, ये बैलेंस शीट होती है। अब आ जाता है इसका मकसद क्या होता है, इसका पर्पज़ क्या है, ये क्यों तैयार करते हैं।
अगर हम इसके पर्पज़ की बात करें तो ये एक ख़ास दिन में हमें बताती है कि इस बिज़नेस की फ़ाइनेंशियल पोजीशन क्या है। फाइनेंशियल पोजीशन ऑन अ पर्टिकुलर डेट। ये एक ख़ास दिन, पूरे साल की ये फाइनेंशियल पोजीशन नहीं होती, एक दिन की होती है। इसीलिए जब हम बैलेंस शीट का परफॉर्मा बनाते हैं तो हम फॉर द ईयर एंडेड नहीं लिखते, हम एज ऑन 31 दिसंबर 2022 या 31 दिसंबर जो भी ईयर दिया गया। तो ये ख़ास दिन की फाइनेंशियल पोजीशन बताती होती है। तो बैलेंस शीट का जो बुनियादी मकसद होता है वो क्या होता है कि वो ट्रू एंड फेयर पोजीशन बताना। कौन सी पोजीशन? फाइनेंशियल पोजीशन। ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल पोजीशन शो करना किसी ख़ास दिन, जिस दिन वो बैलेंस शीट तैयार की जा रही हो, ये इसका बुनियादी मकसद है। तो यहीं से हम इसका दूसरा नाम भी निकाल सकते हैं, चूँकि ये बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताता है। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड पोजीशन स्टेटमेंट। अगर आपसे कहा जाए कि आप किसी फर्म की या किसी बिज़नेस की पोजीशन स्टेटमेंट बनाएं तो उससे क्या मुराद होगा? उससे मुराद बैलेंस शीट ही होगा। अब हमने पढ़ लिया कि बैलेंस शीट में जो आइटम्स रिकॉर्ड होते हैं वो कौन कौन से हैं। वो एसेट्स हैं, लायबिलिटीज़ हैं और ऑनर्स इक्विटी हैं। अब इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल से पढ़ते हैं कि एसेट्स क्या हैं, लायबिलिटीज़ क्या हैं और ऑनर्स इक्विटी क्या है। सबसे पहला आइटम एसेट। आप इसको यहाँ से ऐसे भी कह सकते हैं, जो एसेट्स होते हैं बिजनेस के, ये इसके रिसोर्सेज होते हैं। वो चीज़ें जिनको इस्तेमाल करके हम अपना बिज़नेस चला रहे होते हैं वो हमारे रिसोर्सेज हैं। लेकिन जो भी वसाइल होते हैं वो उनके कोई ना कोई ज़राए भी होते हैं, उनके कोई ना कोई सोर्स भी होते हैं कि ये एसेट ख़रीदे कहाँ से गए हैं, वो यहाँ से ख़रीदे गए हैं। तो ये दोनों मिल कर जो हैं ये क्या कहलाते होते हैं? ये सोर्सेज कहलाते होते हैं। तो यहाँ से आप ये भी कह सकते हैं बैलेंस शीट की इक्वेशन के रिसोर्सेज मस्ट बी इक्वल टू सोर्सेज। तो जो रिसोर्सेज हैं वो सोर्सेज के इक्वल होने चाहिए। अब हम रिसोर्सेज के बारे में पढ़ते हैं कि एसेट्स क्या हैं। अगर एसेट्स को डिफ़ाइन किया जाए तो हम कहेंगे कि ये फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं किसी भी बिज़नेस के, जिनकी मदद से बिज़नेस जो है वो रेवेन्यू जनरेट करता होता है, जो हेल्प करते हैं बिज़नेस की रेवेन्यू जनरेट करने में। ये फाइनेंशियल रिसोर्सेज हमारे क्या कहलाते होते हैं? एसेट्स कहलाते होते हैं। अगर हम एसेट्स की क्लासिफिकेशन करें तो हमारे पास ये दो हिस्से बनेंगे, एक रियल एसेट होते हैं और कुछ जो है वो हमारे पास फिक्टिशियस एसेट्स होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं रियल एसेट्स क्या होते हैं। रियल एसेट्स ऐसे एसेट्स होते हैं जिनकी कोई ना कोई मार्केट वैल्यू होती है। मार्केट वैल्यू से क्या मुराद है कि अगर हम उनको मार्केट में ऑफ़र करें फॉर सेल तो वो रेडी टू सेल हों। जैसे हमारे पास बिल्डिंग है, मशीनरी है, प्लांट्स है, फर्नीचर है, ये सारे जो हैं ये हमारे क्या एसेट्स होते हैं? ये रियल एसेट्स होते हैं, इनकी कोई ना कोई मार्केट वैल्यू होती है। और फिक्टिशियस एसेट्स कौन से होते हैं? ये ऐसे एसेट होते हैं जिनकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं होती। इसमें हम हिंट ले लेते हैं अपने पास कि जिनकी मार्केट वैल्यू होगी वो हमारे पास रियल एसेट्स होंगे और जिनकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं होगी वो हमारे फिक्टिशियस एसेट होंगे। अब आपके ज़हन में आ रहा होगा कि ये तो प्लांट, बिल्डिंग, मशीनरी वगैरह सारे आ जाएंगे, फिक्टिशियस एसेट की कौन सी एग्जांपल हो सकती है? तो देखें, फिक्टिशियस एसेट में हम कोई भी बिज़नेस जब शुरू करते हैं तो जो हम एट द स्टार्ट ऑफ बिज़नेस हम एक्सपेंसेस करते हैं वो बहुत ज़्यादा मिकदार में होते हैं। उन्हें हम किसी एक साल का एक्सपेंस नहीं लिख सकते होते, तो उनको हम नाम देते हैं ये हमारे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं और उनको हम लोग आर्जी तौर पर एसेट बनाते हैं और फिर थोड़ा थोड़ा करके उसको राइट ऑफ करते होते हैं। तो इसमें प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस आ सकते हैं। अगर हमें किसी चीज़ पर लॉस हो जाता है, जैसे लॉस ऑन इशू ऑफ शेयर है, ये कोई बड़ा बिजनेस है जिन्होंने शेयर इशू किए हैं और शेयर इशू करने पे उनको लॉस हुआ है, तो वो भी हम लोग एक ही साल में पूरा लॉस नहीं लिखेंगे बल्कि उसको थोड़ा थोड़ा करके राइट ऑफ करेंगे। उसे हम लोग आर्जी तौर पर जो है वो एसेट में लिख लेते होते हैं। फिक्टिशियस एसेट फिर ऐसे एसेट हुए जिनकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं होती, इनकी मार्केट वैल्यू होती है। अब हम रियल एसेट्स के बारे में इसको मज़ीद जो है वो क्लासीफाई अगर हम करें तो ये हमारे पास बनेंगे टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स।
जैसे नाम से जाहिर है, टेंजिबल एसेट्स जो फिज़िकली मौजूद होते हैं, जिनको आप देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर। और इनटेंजिबल एसेट्स ऐसे होते हैं जो फिज़िकली मौजूद नहीं होते, ना आप देख सकते हैं ना आप छू सकते हैं, लेकिन उनकी कोई ना कोई मार्केट वैल्यू होती है। जैसे गुडविल है, जैसे पेटेंट है, जैसे कॉपीराइट्स हैं। तो ये सारे हमारे कौन से हैं? इनटेंजिबल एसेट्स हैं। अगर हम टेंजिबल एसेट्स को मज़ीद करें क्लासीफाई, इसमें एक और ऐड कर लेते हैं, वेस्टिंग एसेट्स। वेस्टिंग एसेट्स कौन से होते हैं? ये ऐसे एसेट्स होते हैं जो वक्त के साथ साथ यूज़ अप हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। जैसे माइंस हैं, पहाड़ वगैरह हैं, तो ये हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते रहते हैं, इस्तेमाल होते रहते हैं, इनको हम वेस्टिंग एसेट्स भी कहते होते हैं। तो टेंजिबल एसेट्स के अंदर हम लोग अगर इसको मज़ीद लेके जाएँ, क्लासीफाई करें, तो इसमें हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स आते हैं और इसमें हमारे पास करंट एसेट्स आते हैं। फिक्स्ड एसेट्स कौन से होते हैं? ये ऐसे एसेट्स होते हैं जिनकी यूज़फुल लाइफ 1 साल से ज़्यादा अरसे के लिए होती हैं, जो लंबे अरसे के लिए बिजनेस के अंदर इस्तेमाल में रहते हैं, उनको हम लोग क्या कहते होते हैं? फिक्स्ड एसेट कहते होते हैं। ये परमानेंट एसेट्स भी इनको कहते होते हैं। और करंट एसेट कौन से होते हैं? ये ऐसे एसेट्स होते हैं जो 1 साल से कम अरसे के अंदर या तो पहले ही कैश की शक्ल में होते हैं या 1 साल से कम अरसे के अंदर इनको कैश में कन्वर्टेबल किया जा सकता होता है। इनको हम लोग क्या कहते होते हैं? करंट एसेट्स कहते होते हैं। अब करंट एसेट्स भी 2 तरह के होते हैं। एक क्विक या लिक्विड एसेट्स होते हैं और दूसरे जो हैं वो हमारे पास सर्कुलेटिंग या फ्लोटिंग एसेट्स होते हैं। सर्कुलेटिंग या फ्लोटिंग कौन से होंगे? जैसे नाम से जाहिर है, सर्कुलेट होते रहते हैं, फ्लोट करते रहते हैं, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होते रहते हैं। ये किसी एक फॉर्म में नहीं रहते। जैसे स्टॉक है, स्टॉक अभी आपका गुड्स की शक्ल में आप बेच दें वो कैश की शक्ल में आ जाएगा। हो सकता है आप बेचें तो उधार पे बेचें तो वो डेटर्स बन जाए, डेटर से पैसे ले लें तो वो कैश बन जाए, कैश से फिर गुड्स खरीद के ले आएँ तो स्टॉक बन जाए, स्टॉक क्रेडिट पे बेच दें तो डेटर बन जाए, डेटर फिर कैश में। तो ये फ्लोट होते रहते हैं, सर्कुलेट होते रहते हैं, इसलिए इसको फ्लोटिंग एसेट कहते हैं। क्विक या लिक्विड एसेट्स कौन से होते हैं? ये या तो पहले ही कैश की शक्ल में होते हैं या क्विकली कन्वर्टेबल टू कैश होते हैं, जैसे मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ होती हैं, तो इनको हम लोग क्विक या लिक्विड एसेट्स कहते हैं। तो हमारी जो एसेट साइड होगी उस पर इस तरह के हमारे पास एसेट्स होंगे। इसमें आपको पता चल गया रियल और फिक्टिशियस का। फिर रियल की 3 हमने कैटेगरीज की, टेंजिबल, इनटेंजिबल और वेस्टिंग। टेंजिबल जो फिजिकली मौजूद होते हैं, आप देख सकते हैं, छू सकते हैं। फिजिकली मौजूद नहीं, आप देख भी नहीं सकते, छू भी नहीं सकते, लेकिन इनकी कोई ना कोई मार्केट वैल्यू होती है। वेस्टिंग एसेट जो वक्त के साथ साथ ख़त्म हो जाते हैं। टेंजिबल में फिक्स्ड और करंट थे, और फिक्स्ड वो होते हैं जो परमानेंट नेचर के होते हैं, 1 साल से ज़्यादा अरसे के लिए बिजनेस को फ़ायदा देते हैं, और करंट जो जिनकी लाइफ लेस देन 1 ईयर होती है। इसमें क्विक लिक्विड जो कैश या ऑलरेडी कैश या कैश कन्वर्टेबल टू कैश फॉर्म में होते हैं, और सर्कुलेटिंग या फ्लोटिंग होते हैं जिसमें स्टॉक, डेटर्स वगैरह शामिल है। तो ये हमारी एसेट साइड है। अब हम लोग दूसरी इसकी अपोजिट साइड देखेंगे। दूसरी साइड जो है बैलेंस शीट की एक और इक्वेशन भी मेरे ज़हन में आ रही है। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एसेट्स इज इक्वल टू इक्विटीज़। ये कंसेप्ट हम अभी सीखेंगे कैसे इक्विटीज़। अगर हम इक्विटीज़ को लेकर चलें, या लाइबिलिटीज़ भी कह सकते हैं, अगर हम यहाँ पे वर्ड लिखें लाइबिलिटीज़, ये सारी लाइबिलिटीज़ हैं, ये कुल मिला के आप इक्विटीज़ की जगह पे सिर्फ लाइबिलिटीज़ भी लिख सकते हैं। कैसे? अभी हम देखते हैं। लाइबिलिटीज़ कहते होते हैं वाजबात को, जो बिज़नेस के ज़िम्मा पैसे होते हैं, जो बिज़नेस ने पे करने होते हैं, पेएबल होते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? लाइबिलिटीज़ कहते हैं। किसी भी बिज़नेस की 2 लाइबिलिटीज़ होती हैं। एक होती है इंटरनल लाइबिलिटी, और कुछ होती हैं एक्सटर्नल लाइबिलिटी। अब आप लोग थोड़ा सा एक लम्हे के लिए सोचें कि आपको एक मोटरसाइकिल चाहिए अपने लिए,
तो मोटरसाइकिल ख़रीदने के लिए आपको पैसे भी चाहिए। अब पैसे कहाँ से आ सकते हैं? आपके पास दो ही ऑप्शन हो सकते हैं, या तो आप अपने पास से ख़रीदेंगे या आप किसी से पैसे लेके उधार पे ख़रीदेंगे। अगर आप अपने पास से कर रहे हैं तो वो आपकी इंटरनल इक्विटी है, अगर आप बाहर से पैसे उधार पे कर रहे हैं तो वो आपकी एक्सटर्नल इक्विटी है। इसी तरीके से बिज़नेस को अगर अपने लिए एसेट परचेज़ करने हैं, बिज़नेस को पैसों की ज़रूरत है, तो बिज़नेस के अपने ऑनर्स अगर वो पैसे सप्लाई कर रहे हैं तो वो इंटरनल इक्विटी या इंटरनल लाइबिलिटी कहलाएगी। और अगर वो पैसे अपने पास से नहीं हैं बल्कि हमें किसी बैंक से या किसी थर्ड पर्सन से उधार पे लेने पड़ रहे हैं तो वो एक्सटर्नल लाइबिलिटी या एक्सटर्नल इक्विटी कहलाएगी। तो जो इंटरनल लाइबिलिटी है ये हमारा क्या कहलाता होता है? इसको हम इंटरनल इक्विटी भी कह सकते हैं, इसको हम लोग ऑनर्स इक्विटी भी कह सकते हैं, और इसको हम लोग कैपिटल भी कह सकते हैं। ये बिज़नेस का कैपिटल होता है जो इंटरनल लाइबिलिटी है, बिज़नेस की अपने मालिक की तरफ जो लाइबिलिटी है। एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ जो है इसकी अगर हम बात करें तो ये भी एसेट्स की तरह मज़ीद इनको दो हिस्सों में कैटेगराइज कर सकते हैं। कुछ होती हैं लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ और कुछ होती हैं शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़। जो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ होती हैं इनको हम लोग करंट लाइबिलिटीज़ भी कह सकते हैं। करंट लाइबिलिटीज़ जैसे नाम से जाहिर है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, यानी जिनका ड्यूरेशन जो है, जो हमने रकम किसी की पे करनी है जो वाजिबुल अदा रकम है, अगर उसका ड्यूरेशन 1 साल से ज़ायद अरसे पर मुश्तमिल है, यानी आपने किसी के पैसे देने हैं 5 साल बाद या 5 साल के लिए आपने लोन लिया हुआ है, तो ये आपकी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होती है। और शॉर्ट टर्म या करंट लाइबिलिटीज़ कौन सी होती हैं? जो 1 साल से कम अरसे के अंदर पेएबल होती हैं, उनको हम लोग शॉर्ट टर्म या करंट लाइबिलिटीज़ कहते हैं। जो जिनकी पेमेंट के लिए 1 साल से ज़ायद का वक्त होगा वो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होगी, और जो हमने विदिन 1 ईयर पे करनी है वो क्या कहलाएगी? शॉर्ट टर्म या करंट लाइबिलिटी कहलाएगी। अब इसमें आपका लॉन्ग टर्म लोन होता है, इसमें इंटरेस्ट वगैरह भी चार्ज होता है, ठीक है। और जो करंट लाइबिलिटीज़ हैं इसमें हमारे पास क्या आ सकते हैं? इसमें क्रेडिटर्स आ सकते हैं, इसमें कोई नोट पेएबल आ सकता है, अकाउंट्स पेएबल आ जाते हैं, ये हमारे या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं जो आपने पे करने थे अभी नहीं किए, तो वो हमारे करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर चले जाते हैं। तो ये हमारी इस तरीके से लाइबिलिटी साइड बनती है कि हमने एसेट्स भी देख लिए, उनकी नेचर भी देख ली, और अब हमने लाइबिलिटीज़ जो हैं उनको भी पढ़ लिया और उनकी नेचर भी देख ली। अच्छा, अब इससे आगे चलते हैं बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट को प्रिपेयर करने के लिए जो टेक्निक यूज़ की जाती है, जो मेथड अडॉप्ट किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? अगर हम कहें कि इसके मेथड्स जो हैं प्रिपरेशन के, वो बात करें तो हमारे पास एक टर्म यूज़ होती है, उस टर्म को कहते होते हैं मार्शलिंग ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी। अब ये एक टर्म आ गई मार्शलिंग ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। मार्शलिंग का मतलब होता है ग्रुपिंग करना, एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की ग्रुपिंग करना। कैसे ग्रुपिंग करना? अभी हमने ये ग्रुपिंग सीखी है। जो फिक्स नेचर वाले होंगे एसेट्स, वो फिक्स्ड एसेट्स के अंदर चले जाएंगे, जो करंट नेचर वाले होंगे वो करंट एसेट्स के अंदर चले जाएंगे। ये एसेट्स की ग्रुपिंग होगी। इसी तरीके से जो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ होंगी वो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ के नीचे चली जाएंगी, और जो शॉर्ट टर्म होंगी वो करंट लाइबिलिटीज़ के नीचे चले जाएंगी। ये इसकी मार्शलिंग कहलाएगी, ठीक है। अब मार्शलिंग जो है इसके प्रिपेयर करने के हमारे पास 3 तरीके हैं। सबसे पहले है परमानेंसी, प्रेफरेंस मेथड, दूसरा है लिक्विडिटी, प्रेफरेंस मेथड,
और तीसरा है मिक्स्ड मेथड। सही, जैसे नाम से जाहिर है, परमानेंसी प्रेफरेंस, यानी ऐसा मेथड जिसमें परमानेंट नेचर के आइटम जो है उनको प्रेफर किया जाएगा। कहाँ पे? परमानेंट एसेट्स जो हैं यानी फिक्स्ड एसेट्स जो हैं वो पहले लिखे जाएंगे एसेट साइड में, और उसके बाद जो है वो क्या आएंगे, हमारे करंट एसेट्स आएंगे। ठीक है, तरतीब ये होगी। और जो लाइबिलिटीज़ होंगी उसमें जो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ हैं वो पहले आएंगी, और जो शॉर्ट टर्म या करंट लाइबिलिटीज़ हैं वो बाद में आएंगी। ठीक है जी, इसे हम कहेंगे परमानेंसी प्रेफरेंस मेथड। परमानेंसी को हमने प्रेफर किया है, हमने जो फिक्स नेचर वाले हैं उनको पहले लिखा है एसेट्स में भी और लाइबिलिटीज़ में भी। इधर फिक्स्ड एसेट पहले, करंट बाद में, इधर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ पहले और करंट लाइबिलिटीज़ बाद में। अब आ जाता है लिक्विडिटी प्रेफरेंस मेथड। जैसे नाम से जाहिर है कि हमने लिक्विडिटी को प्रेफर करना है। लिक्विडिटी से क्या मुराद है, जो लिक्विड एसेट या करंट एसेट है वो पहले आएंगे, फिक्स्ड एसेट बाद में आएंगे, और लाइबिलिटी साइड पर जो करंट लाइबिलिटीज़ हैं वो पहले आएंगी और जो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ हैं वो बाद में आएंगी। यानी अगर हम इसमें करें तो ये तरतीब अपोजिट हो जाएगी, करंट एसेट पहले और फिक्स्ड एसेट जो हैं वो बाद में। सेम इसी तरीके से करंट लाइबिलिटीज़ पहले और जो हमारी लॉन्ग टर्म है वो बाद में। जबकि जो मिक्स्ड मेथड है, अब देखें मिक्स्ड से क्या मुराद है। कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि मिक्स से मुराद ये होता है कि जो मर्जी आइटम जहाँ लिख दें, यानी करंट और फिक्स मिक्स करके लिख दें, ये वाले भी मिक्स करके लिख दें तो ये मिक्स मेथड बन जाएगा। ऐसा नहीं है। मिक्स मेथड के अंदर हमने क्या करना होता है, जो एसेट्स होते हैं उनको हमने परमानेंसी के हिसाब से लिखना है, यानी वो तो इसके मुताबिक लिखे जाएंगे। फिक्स्ड पहले आएंगे और करंट बाद में आएंगे, जबकि जो लाइबिलिटीज़ हैं वो इसके मुताबिक लिक्विडिटी प्रेफरेंस के मुताबिक तैयार की जाएंगी, यानी करंट लाइबिलिटीज़ पहले आएंगी और लॉन्ग टर्म जो है वो बाद में आएंगी। ठीक है, इस वजह से ये मिक्स्ड है कि इसका एसेट जो है वो परमानेंसी प्रेफरेंस मेथड के तहत रिकॉर्ड हो रहे हैं और जो लाइबिलिटीज़ हैं वो लिक्विडिटी प्रेफरेंस मेथड के तहत तैयार हो रही हैं। इस वजह से ये मिक्स्ड है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमने इनमें से कौन सा तरीका अपनाना है। तो इसके लिए आपने याद रखना है कि जो परमानेंसी प्रेफरेंस मेथड है ये कहाँ सूटेबल होता है, ये हमारी कंपनीज़ के लिए होता है। ठीक है, कंपनीज़ जो हैं वो बैलेंस शीट तैयार करते हुए कौन सा मेथड यूज़ करती हैं, परमानेंसी प्रेफरेंस मेथड। एसेट्स भी और लाइबिलिटीज़ भी पहले परमानेंट नेचर के आते हैं फिर करंट नेचर के आते हैं। लिक्विडिटी प्रेफरेंस मेथड जो होता है ये कहाँ इस्तेमाल होता है, ये सोल प्रोप्राइटरशिप जो हमारा चैप्टर भी है, या फर्म्स ये यूज़ करती हैं जो पार्टनरशिप वाली फर्म्स होती हैं। और जो मिक्स्ड मेथड होता है ये कौन यूज़ करता है, ये बैंक्स यूज़ करते हैं या इंश्योरेंस कंपनीज यूज़ करती हैं। ये लिक्विडिटी को प्रेफर करते हैं कि हमने ये पे करने हैं, कौन से ऐसे हैं जो वाजिबुल अदा हैं जो हमें 1 साल तक कम पीरियड में पे करने पड़ सकते हैं, ये उनको प्रेफर करते हैं लिखने में। तो इस तरीके से अगर हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर जब क्वेश्चन करेंगे तो हम लिक्विडिटी प्रेफरेंस मेथड के जरिए मार्शलिंग करेंगे। हम अपने करंट एसेट्स पहले लिखेंगे, फिक्स बाद में लिखेंगे। इसी तरीके से करंट लाइबिलिटीज़ पहले लिखेंगे और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ बाद में लिखेंगे। तो ये हमारा बैलेंस शीट के बारे में ओवरव्यू।